हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं हम आज की अपनी क्लास। हम अपनी क्लास में क्या देख रहे हैं। तो आजकल हम 2015 से 2023 में जो भी PYQs हैं उत्तर प्रदेश प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। इसमें हमने 3 वीडियोस ऑलरेडी पब्लिक कर दिए हैं। आज ये चौथा वीडियो है। आई होप आप लोगों ने उन तीनों वीडियो को देखा होगा। तो चलिए देखते हैं आज की अपनी वीडियो। आज हमें जो 2015 में री एग्ज़ाम हुआ था, री एग्ज़ाम, उसमें हमने 68 क्वेश्चंस पहले ही देख लिए हैं। आज हमें 69 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और 150 तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और स्टार्ट किससे होना है? तो आज हमें इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करना है। यानी कि हम आप लोगों को जैसे पता ही होगा, अगर आप लोग इसको फॉलो कर रहे हैं तो, कि हम लोग इसमें सब्जेक्ट वाइज देख रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ये सारी चीज़ें आपको इन वीडियोज़ के माध्यम से पता चल जा रही हैं। तो चलिए आगे बढ़े। इससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, और जो लोग भी इस बार प्रीलिम्स देने वाले हैं उनके साथ इसको शेयर भी ज़रूर करें। इवन जो लोग RO देने वाले हैं, ये वीडियोस उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला जो क्वेश्चन है वो। तो पहला जो क्वेश्चन है वो इकोनॉमिक्स से संबंधित है, और इकोनॉमिक्स में भी विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चूँकि ये क्वेश्चंस हम सब बाइलिंगुअल फॉर्मेट में देख रहे हैं तो हिंदी इंग्लिश का कोई इशू नहीं रहेगा, तो इसको कोई भी देख सकता है। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन ही देख लेते हैं। ऑप्शन तो सबको पता है कि क्या ही बनता है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। यानी कि आपको जो सही उत्तर है वो चूज करना है। तो क्या कह रहा है असर्शन और रीजन का ये क्वेश्चन है। इसमें आपको जो असर्शन दिया हुआ है, यानी कि जो कारण दिया, जो कथन दिया हुआ है वो क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिक्वायर्स मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। तो कह रहा है कि जो आर्थिक विकास है उसके लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। रीज़न इसमें बताया जा रहा है, यानी कि कारण बता रहे हैं ये कि द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ फोकसिंग मेनली ऑन माइक्रो इकोनॉमिक इश्यूज़। तो ये पढ़ करके ही लग रहा है कि कम से कम ये व्याख्या तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो दूसरा तो स्टेटमेंट भी अपने आप में रॉन्ग है, पहला तो स्टेटमेंट सही है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, जो मतलब कि कथन सही है और कारण जो है वो गलत है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एग्रीकल्चर और जो है व्यापार से संबंधित है। हम देख लेते हैं कृषि उद्योग और व्यापार से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स रिकमेंडेशन रिगार्डिंग फिक्सिंग ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर वेरियस क्रॉप्स। यानी कि कौन है जो फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है एज ऑलवेज। पहला है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। दूसरा है नाबार्ड, और नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी ये बता दे रहे हैं 1982 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो हाल ही में RO का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तीसरा है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, यानी कि कृषि एवं मतलब कृषि लागत और कीमत आयोग। और चौथा क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कृषि लागत एवं कीमत आयोग, और जिसको हम लोग CACP कहते हैं। CACP कहा जाता है इसको। और जो CACP है इसकी स्थापना अगर आप देखेंगे तो कब हुई थी? इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1965 में, याद रखिएगा इसको। और जो है इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? जो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे पहले, उनका नाम था प्रोफेसर ML दांतेवाला, ML दांतेवाला। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आगे नीचे दिया हुआ है, सब पढ़ लीजिएगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मुद्रा बैंकिंग और कर प्रणाली केंद्र राज्य जो वित्तीय संबंध है वहाँ से रिलेटेड है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जो वित्तीय संबंध है केंद्र और राज्य का वो हमारे संविधान के किस भाग में दिया गया है। हम लोगों ने इसको जो लक्ष्मीकांत की पॉलिटी है उसमें पढ़ा हुआ है। कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। यानी कि आपको सही उत्तर चूज करना है।
असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन में क्या दिया हुआ है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और जो हमारा रीजन है वो कह रहा है कि यूनियन फाइनेंस कमीशन कैन नॉट रिकमेंड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ पंचायत्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि जो संघीय वित्त आयोग है वो पंचायतों को वित्तीय सहायता के लिए संस्तुति नहीं कर सकता, तो ये बात गलत है, संस्तुति तो कर ही सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राज्य जो वित्त आयोग है वो एक संवैधानिक निकाय है, एकदम सही बात है। और संवैधानिक निकाय कौन होते हैं, तो वो निकाय जो जिनके बारे में आपको संविधान में लिखा हुआ मिलेगा वही संवैधानिक निकाय कहलाते हैं। तो ये राज्य वित्त आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय है, लेकिन जो दूसरा इसका रीजन बताया गया है ये बात गलत है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हेल्पलाइन है जिसका नाम है उद्यमी, तो इसका क्या अर्थ होता है यही आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसके लिए जो उद्यमी हेल्पलाइन है वो स्थापित की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा पहले तो देख ही लेते हैं जो ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रम जो है उनके लिए, या फिर लार्ज कैपिटल इंडस्ट्रीज यानी कि बड़ी पूंजी वाले उद्योगों के लिए, या तीसरा कह रहा है कि महिला उद्यमियों के लिए, और चौथा है फार्मर्स यूजिंग टेक्नोलॉजी इन फार्मिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एमएसएमई के लिए, यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए। और ये कब, हालांकि ये उस टाइम करंट अफेयर में था क्योंकि 2010 में ही इसको स्टार्ट किया गया था, और इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जो बीएससी ग्रीनएक्स है इसमें कितनी कंपनियां सम्मिलित हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 25, अभी भी इतनी ही है। और ये कब स्थापित किया गया था, ये भी 2010 में, उस समय जो प्रधानमंत्री थे हमारे कौन, मनमोहन सिंह जी, उनके टाइम पीरियड में। आगे देखते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इन रिलेशन टू कॉज ऑफ अर्बनाइजेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, यानी कि आपको बताना है नगरीकरण के कारणों से क्या संबंधित है। फर्स्ट है कि ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर, यानी हाई रेट ऑफ इमिग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। दूसरा कह रहा है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन सिटीज, यानी कि शहरों में शैक्षणिक संस्थानों की जो बढ़ती संख्या है वो। तीसरा हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो ये बात भी सही है कि औद्योगिकरण की ऊंची दर। जबकि चौथा कह रहा है हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन रूरल एरियाज, अगर गांव में कह रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर होता तो लोग शहरों की तरफ पलायन क्यों करते, इसी वजह से तो पलायन कर रहे हैं, क्योंकि शहरों में मतलब कि औद्योगिकरण हो रहा है, वहाँ रहने के लिए जो मतलब कि स्तर है जीवन का वो ठीक से चल रहा है, हर तरह की आपको सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, एजुकेशन का लेवल, हेल्थ फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो शहरों में गांव की अपेक्षा बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। इस वजह से इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, लेकिन फोर्थ रॉन्ग है, तो देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1, 2, 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। भारत का विदेश व्यापार और आर्थिक संगठन यानी कि शेयर बाजार से क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि द गांधीयन प्लान वॉज प्रीपाउंडेड इन 1944 बाई, तो इसका जो हिंदी है कि 1944 में जो गांधीवादी योजना है इसको किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। 4 ऑप्शन है एज ऑलवेज, एनआर सरकार ने, या फिर कस्तूरी भाईलाल, या फिर जयप्रकाश नारायण, या श्रीमन नारायण अग्रवाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि श्रीमन नारायण अग्रवाल जी के द्वारा 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया गया था। 1944 में आप देखेंगे एक और जो है प्लान आया था जिसे हम लोग कहते हैं 1944 में सी राजगोपालाचारी जी का एक प्लान आया था, राजा जी योजना इसको कहा जाता है, राजा जी योजना। तो ये भी याद रखिएगा, हालांकि ये पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अभी जो है हमको दिख गया और हमें याद आ गया तो हमने देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और कोई सा भी क्वेश्चन हो आपको हेल्प ही करेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 1944 में मैंने बता दिया तो वो आपको नुकसान करेगा, क्या पता कल को पूछ ही लिया जाए। हम देखते हैं साइंस से क्या क्वेश्चन मतलब बना हुआ है। पहला है भौतिक विज्ञान से देखेंगे, फिर रसायन, फिर वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, जिससे जिससे क्वेश्चन बना हुआ है सब देखेंगे। तो कह रहा है पाइर हिलियोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, यानी कि जो पाइर हिलियोमीटर है इसका प्रयोग हम किसे नापने के लिए करते हैं।
आपके पास 4 ऑप्शन है, देख लीजिएगा। हम इसका राइट आंसर देखते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सोलर रेडिएशन को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें आपसे सेमीकंडक्टर के बारे में पूछ रहा है कि जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें कौन सा सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक है, तो आपको पता ही होगा जो जर्मेनियम है ये सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये देख लीजिएगा यहाँ पे दिया हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 78 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें क्या बोल रहा है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 19.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, इट्स इक्विवेलेंट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो डिग्री सेल्सियस में किसके बराबर होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 36.89 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी कैलोरीज आर गेन्ड बाय ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि एक ग्लास पानी पीने में आपको कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो ये जग जाहिर है, आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि जो मतलब कि पानी होता है उसको पीने से हमें कोई भी कैलोरी नहीं मिलती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जो हमारा स्काई मतलब कि स्काई यानी कि आकाश है वो उसका जो प्रकीर्ण उसका आपको नीला रंग क्यों दिखाई पड़ता है। तो आकाश का रंग नीला किस कारण होता है, यानी कि ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज़ ड्यू टू, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसका क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जाता है, प्रकाश का मतलब प्रकीर्णन, प्रकाश का व्यतीकरण। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उन पे नज़र बना के रखिएगा, और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको देख लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं। और उत्तर प्रदेश पीसीएस में अयस्क का क्वेश्चन यानी कि जो ओर से संबंधित क्वेश्चन है ये ना पूछा जाए, ये हो ही नहीं सकता। हर साल ही पूछा जाता है, कभी बॉक्साइट पूछ लेंगे, कहीं कभी कुछ और, कभी कुछ और। अब इतने सारे मिनरल्स हैं, किसी ना किसी चीज़ का पूछ ही लेते हैं। तो हम देखते हैं बॉक्साइट इज़ द ओर ऑफ, यानी बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम का अयस्क है। और नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो आप PDF ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। कहाँ डाउनलोड करना है मैंने बता दिया है, जुनून पढ़ाई का टेलीग्राम चैनल है, वहीं पे डाउनलोड करना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिरर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी टीथ ऑफ द पेशेंट्स इज, यानी कि जो रोगियों के दांत को देखने के लिए दांत के जो चिकित्सक यानी कि डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा जो दर्पण प्रयोग होता है वो कौन सा होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉनकेव लेंस, यानी कि अवतल दर्पण। और क्या बोल रहे हैं दांत को देखने के लिए, हाँ ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा मैं इसका जो एक्सप्लेनेशन है। अब हम देखते हैं अपना जो 83 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि अ पर्सन विथ विजन डिफेक्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर का, वो कह रहा है अ पर्सन विथ विजन डिफेक्ट मायोपिया कैन सी, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को मायोपिया हो गया है तो उसको किस प्रकार मतलब कौन सी प्रॉब्लम होगी, कौन सी वस्तु उसको दिखाई पड़ेगी, कौन सी नहीं दिखाई पड़ेगी। यानी कि यदि कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसको क्या प्रॉब्लम आती है एग्जैक्टली आपसे यही पूछा जा रहा है। तो पहले हम बता देते हैं निकट दृष्टि दोष मतलब अगर व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया है तो वो जो पास की वस्तुएं हैं उसको आराम से देख लेगा, पास की जो वस्तुएं हैं वो उसको दिख जाएंगी, लेकिन जो दूर की वस्तुएं हैं वो उसको नहीं दिखेंगी। तो आप देख लीजिए नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगर किसी व्यक्ति को मायोपिया हो गया है यानी कि निकट दृष्टि दोष हो गया है तो इसको कौन सा लेंस वाला चश्मा दिया जाएगा, इसको जो है अवतल लेंस का चश्मा दिया जाएगा, यानी कि कॉनकेव लेंस का जो इसको चश्मा दिया जाएगा। आगे देखते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया होगा, हालांकि ये दिया हुआ है देख लीजिएगा। अवतल लेंस प्रयोग तो करके दूर किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें दी हैं देख लीजिएगा इसको। आगे देखते हैं अब जो मतलब कि क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको कहाँ से मिलेगा। तो ये क्वेश्चन है केमिस्ट्री से यानी कि रसायन विज्ञान से पूछ रहा है द मेन पॉल्यूटेंट इन द स्मोक कमिंग फ्रॉम सिगरेट इज। तो सिगरेट की स्पेलिंग भी इसी तरह से देख लीजिएगा, क्या पता इंग्लिश में जो है जो हमारा सीसैट होता है उसमें इंग्लिश में इसी को पूछ लें। तो हम देखते हैं कि सिगरेट के धुएं में जो मुख्य प्रदूषक है वो कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड बेंजीन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि आर्सेनिक की मात्रा आपको कहाँ पे ज़्यादा मिल जाएगी, और द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन इज़ आर्सेनिक इज़ मैक्सिमम इन, तो ये हमारा जो वेस्ट बंगाल है वहाँ सबसे ज़्यादा आपको दिखेगी कि पानी में आर्सेनिक का जो मतलब कि आर्सेनिक की मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई, और आर्सेनिक से बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। साथ में एक ब्लैक फुट नामक रोग भी हो जाता है अगर पानी में इसकी अधिकता है तो जैसे पानी में आर्सेनिक की मात्रा से ब्लैक फुट हुआ, अगर कहीं आप देखेंगे पारा की अधिकता है तो उससे कौन सा रोग होता है, अगर जो है मरकरी की अधिकता है तो इससे कौन सा रोग होता है, ये सब चीज़ें ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि हर साल क्वेश्चन बनता है। इवन इस साल जो यूपी आरओ हुआ था उसमें भी पारा से कौन सी प्रॉब्लम होती है, पारा की अधिकता से, ये पूछा गया था। आगे देखते हैं, जो ब्रॉन्ज है इसके बारे में पूछ रहे हैं कि ब्रॉन्ज इज़ एन अलॉय ऑफ, यानी कि जो कांसा है वो मिश्रित धातु है किसका सॉरी। तो ये क्वेश्चन अभी हाल ही में आप लोगों ने अगर किसी ने दिया होगा तो जो सीटेट हुआ है 7 जुलाई को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कॉपर एंड टिन, यानी कि तांबा और टिन का मिश्रण है कांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैड मेड इट मैंडेटरी टू ब्लेंड एथेनॉल विथ गैसोलीन, तो ये उस टाइम का करंट अफेयर था। अब हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं तो बीच में आ गया तो इसको हमने स्किप नहीं किया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ब्राज़ील, यानी कि ऑप्शन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेम, यानी कि निम्न में से कौन सा तना है। तो 4 ऑप्शन है, टर्निप, गिंगर यानी कि अदरक, कैरेट यानी गाजर, और स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद। तो मुझे स्टार्टिंग में लगा कि जो मतलब कि स्वीट पोटैटो है जिसको शकरकंद के साथ साथ गांव में गंजी बोला जाता है, तो स्टार्टिंग में मुझे लगा कि जैसे आलू जो है मतलब कि तना होता है वैसे ही शकरकंद भी तना ही होता होगा, लेकिन फिर हालांकि ये पता था कि अदरक जो है वो तना है, लेकिन शकरकंद में भी हम कंफ्यूज हो रहे थे। तो शकरकंद भैया अगर मेरी तरह कोई और कंफ्यूज हो रहा हो तो याद रखिएगा, जो शकरकंद है हम लोग उसकी जड़ खाते हैं, जबकि जो गिंगर है उसकी हम लोग मतलब कि उसके तने को हम लोग यूज़ करते हैं खाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अदरक, जबकि सलजम की भी जड़ खाई जाती है, गाजर की भी जड़ खाई जाती है, और स्वीट पोटैटो यानी कि गंजी या शकरकंद की भी जड़ खाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आई होप सबको पता होगा, और हम देख लेते हैं कि इन विच पार्ट ऑफ द सिंकोना प्लांट क्विनाइन अकर्स नेचुरली, यानी कि जो क्विनाइन सिंकोना पादप के किस भाग से प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, तो इसका हो जाएगा छाल यानी कि बार्क, और इससे दवा बनाई जाती है जो मलेरिया में मतलब कि मलेरिया रोगियों के लिए हेल्पफुल रहती है। आगे देखते हैं, क्लोव्स के बारे में पूछ रहा है यानी कि लौंग, और लौंग क्या है, तो लौंग भैया सूखे फूल यानी कि सूखी कलियां होती हैं लौंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये देख लीजिएगा कि जो लौंग है वो मिर्टेसी कुल के यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक एक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की पुष्प कलिका होती है। आई होप सबने खाया होगा। इवन मेरे यहाँ क्या होता है, जैसे कोई लौंग खाने जा रहा है, स्पेशली मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो मैं खाने का प्रयास करती हूँ। मेरी मम्मी ना उसमें, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो फूल जो बना होता है उसके ऊपर भी एक गोला गोला सा ढका रहता है फूल जैसा, वो भी फूल ही है एग्जैक्टली। तो मम्मी उसको नहीं खाने देती हैं, बोलती हैं उसका जो फूल है उसको निकाल के खाओ। अजीब सी बातें हैं, क्या है उसके पीछे लॉजिक नहीं पता। इवन कहा जाता है कि जो भूत लोग, जिन लोगों को भूत वगैरह में विश्वास है, वो लोग अगर जाते हैं ओझा वगैरह के पास तो वहाँ उसको लेकर के जाते हैं, तो जो ओझा होते हैं ना वो फूल के साथ ही अपना झाड़ फूंक करके जो भी ड्रामा होता होगा उसको करके तब देते हैं जो बीमार व्यक्ति जाता है उसको। तो मम्मी लोगों का मानना सिर्फ ये है कि जो ओझा हैं केवल उन्हीं को अधिकार है फूल सहित लोगों को जो है देने का, और वही जो बीमार व्यक्ति है वही फूल सहित लौंग को खाएं, जो लोग नॉर्मल हैं वो फूल निकाल के खाएं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अब जो एक सेकंड, अभी चूँकि मैं गांव की हूँ, मुझे गांव में इस तरह की जो भी हरकतें होती हैं उसके बारे में पता चलता रहता है, तो इस वजह से मैंने आपको बता दिया। जाहिर सी बात है अगर आप लोगों में ज़्यादातर लोग सिटी के होंगे तो उन लोगों को इन सब चीज़ों में भरोसा नहीं होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्लांट हार्मोन, यानी कि कौन सा पादप हार्मोन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, पादप हार्मोन। आप इसमें देखिएगा तो जो साइटोकाइनिन है ये पादप हार्मोन है।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये देख लीजिएगा, ये दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा कि साइटोकाइनिन एक क्षारीय प्रकृति का पादप हार्मोन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ 2015 में नहीं पूछा गया, इसके बाद भी पूछा गया है, और हाल ही में जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था ना, यूपीपी नहीं, उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पूछ क्या रहा है, द जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल मेनली फॉर, यानी कि पेड़ पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार होता है किसके लिए, तो ये हो जाएगा जल वहन के लिए। तो मैंने मतलब कि जाइलम और फ्लोएम को ऐसे याद रखा है, जाइलम मतलब जल, फ्लोएम मतलब फल, आप भी ऐसे याद रख सकते हैं आराम से, जो है मतलब उससे मिलता जुलता है तो याद रहेगा। कुल मिला के याद ही करना है, कैसे भी याद करिए, मैंने ऐसे याद किया, मैंने आपको ऐसे बता दिया है, आप देख लीजिएगा ये सारी चीज़ें। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 93, और इसमें हमसे कहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, तो मानव चिकित्सा विज्ञान यानी जंतु विज्ञान से। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इन द लार्जेस्ट ऑफ द टूथ वेल, यानी कि कौन सी दांत वाली वेल में विशालतम है। तो इसका जो आप देखेंगे राइट आंसर ये कौन सा हो जाएगा, ये होगा हमारा स्पर्म वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि when doctor tells a person that he or she has been affected with tetraplegia, it means that he or she is suffering from paralysis of, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को डॉक्टर कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो इसका क्या अर्थ हुआ, यानी कि उसको किस प्रकार का पक्षाघात है। तो हम देखेंगे कि यदि किसी व्यक्ति के दोनों हाथ और दोनों पैरों को लकवा मार जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे टेट्राप्लेजिया कहते हैं, टेट्राप्लेजिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है द डिजीज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन इज, यानी कि अगर किसी व्यक्ति में लौह की कमी हो जाती है तो उससे उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है, तो ये हो जाएगा एनीमिया, यानी कि रक्तहीनता, खून की कमी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आ गया मानव में जो गुर्दे की पथरी होती है, यानी कि व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन ह्यूमन किडनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सलेट। तो ये जो कैल्शियम ऑक्सलेट है ना, जब आपको किडनी में जो है पथरी हो जाती है, यानी कि किडनी स्टोन हो जाता है, तो हमने देखा है कि बेली जो मतलब प्रयागराज में बेली, जिसको तेज बहादुर शप्रू हॉस्पिटल कहते हैं, उसमें एक दवा दी जाती है, अन्य लोग क्या देते हैं आई डोंट नो, लेकिन उनके यहाँ एक गोली दी जाती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। तो वैसे भी याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्सलेट उसकी बनी होती है, मतलब कि जो मानव की पथरी है गुर्दे में होने वाली, वो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है, और इसी वजह से इसको एक दवा भी दी जाती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। इवन मैंने तो इसको स्टार्टिंग में यहीं से जाना था कि कैल्शियम ऑक्सलेट इसको कहते हैं, मतलब जो किडनी स्टोन है, वरना तो गांव में उसको किडनी पथरी कहते थे, वही जानते थे, वो भी किडनी कौन कहता है, सिर्फ यही कहते थे पथरी हो गया है, कहाँ हो गया है पता नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये देख लीजिएगा। आगे देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है, तो कह रहा है इफ़ अ ह्यूमन डिजीज ब्रेक्स आउट अक्रॉस अ लार्ज रीजन ऑफ द वर्ल्ड व्हाट इज इट कॉल्ड, यानी कि यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र पर फैल जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो कोरोना के बाद तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको ये ना पता हो, चाहे कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो ना पढ़ा लिखा हो, वैसे चाहे किसी को ये वर्ड्स बोलने भी ना आते हों, लेकिन कोरोना ने सबको पैंडेमिक वर्ड सिखा दिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पैंडेमिक। और अगर किसी जो है एक ही विशेष क्षेत्र में फैला हुआ है कोई रोग तो उसको हम एंडेमिक कहते हैं। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ये देख लीजिएगा, यहाँ दिया हुआ है। तो इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी बीमारी है जो पानी से हो जाती है, यानी दूषित पानी के पीने से होती है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिजीज। तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा, ये हो जाएगा इसमें कॉलेरा, यानी कि हैजा। और ये जो चेचक है, स्मॉल पॉक्स, मलेरिया और तपेदिक, ये सब, जैसे चेचक तो आप जानते हैं हो जाता है वायरस से, चेचक होता है वायरस से। और जो ट्यूबरक्लोसिस है ये होता है बैक्टीरिया से।
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो ये बैक्टीरिया से हो जाता है, जबकि जो मलेरिया है ये किससे होता है, ये होता है प्रोटोजोआ से। और इतना ज़्यादा ये फेमस है, इतना ज़्यादा आयोग को पसंद है कि हमेशा पूछा जाता है। मलेरिया वाला तो वो पूछ ही लेंगे, और चाहे कोई पूछे या ना पूछे, तो मलेरिया याद रखिएगा प्रोटोजोआ से होता है। 2023 में भी पूछा गया था ये चीज़, मतलब कि चार इधर दो सूचियाँ बनी हुई थी, आपको मैच करना था कौन सा जो रोग है किसकी वजह से होता है। तो हम देखते हैं अगला, द ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140 mmHg इन दिस स्टेटमेंट रिफर्स टू Hg व्हाट। तो हम देखते हैं किसी व्यक्ति का जो रक्तचाप है अगर 140 mmHg है, तो आपको ये बताना है कि ये जो Hg है इसका क्या तात्पर्य होता है। तो इसका हो जाता है मरकरी यानी कि पारा। आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़, यानी का जो मतलब ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है शरीर का, वो कैसे होता है, क्या गर्मियों में ठंडा हो जाता है या फिर ठंडियों में अपना जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज़ कर लेता है, तो क्या इस तरह के होता है या फिर कभी भी घटता बढ़ता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीदर डिक्रीज इन विंटर नॉर इंक्रीज इन समर, यानी कि ना ये जाड़ों में घटेगा और ना ही गर्मियों में बढ़ेगा, यानी कि हमेशा स्थिर रहता है ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है। आगे देखते हैं, आ गया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन, और ये क्या बोल रहे हैं हमसे, इनका बोलना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम किसका प्रयोग करते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में हम देखेंगे तो जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड, इसका उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। आगे देखते हैं, अब हमारा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आ गया है। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, अगर कोई इस सीरीज़ को इस वजह से देख रहा है कि उसकी कुछ तैयारी हो जाएगी, तो इससे कुछ तैयारी नहीं होगी, कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, हो सकता है आपको जो है कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली भी मिल जाएं। इससे को आप इस वजह से देखिए कि आपको एक एनालिसिस मिल जाएगी किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और अगर आपने उस टाइप के क्वेश्चंस को भी नहीं देखा है, यानी कि उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनको नहीं देखे हैं, तो आप उनको जा करके अभी भी देख सकते हैं, इसी वजह से भी। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट इकोसिस्टम। तो आपको बताना है कि कौन है जो पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, यानी कि गलत है। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है ये जैविक अजैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है, ये बात सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता है, ये बात भी सही है। और ये प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये बात भी सही है, लेकिन ये एक बंद तंत्र है, ये गलत है। ये एक खुला तंत्र होता है, खुला तंत्र होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स वाटर सैलिटी इन ग्रेडियंट, यानी कि कौन है जो जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा थर्मोहेलोक्लाइन एंड, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हेलोक्लाइन, यानी कि जो हेलोक्लाइन शब्द है ये जल की लवणता प्रवणता को दर्शाता है। और ये लवणता मतलब क्या होता है, नमक की मात्रा। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द क्रायोजेनिक इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो कौन है जो जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त जिसकी द्वारा वजह से किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि आइस कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो वेस्टर्न घाट हो जाएगा, कई बार बता चुके हैं अपने वीडियोस में हम। आगे देखते हैं, आगे जो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन इकोसिस्टम, यानी कि कौन है जो एक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो नहीं शब्द को जरूर ध्यान दीजिएगा, और इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पोषण स्तर की कम संख्या, जबकि जो पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता है ये उत्तरदायी है, मध्य व्यवधान ये भी उत्तरदायी है, और पारिस्थितिकी तंत्र की आयु भी उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर इन कोरल ब्लीचिंग, यानी कि कोरल ब्लीचिंग में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका ग्लोबल वार्मिंग इज द राइट आंसर।
आगे देखते हैं अपना 108 नंबर का क्वेश्चन, और ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि अ न्यू चैप्टर ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ। तो वो कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण था जब पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन की नवीन अवधारणा को जोड़ा गया? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि 2011-12। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो एनर्जी फ्लो इन द बायोस्फेरिक इकोसिस्टम इज अनडायरेक्शनल, यानी कि जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह है वो एक दिशा में होता है। सॉरी, अनडायरेक्शनल नहीं, ये इसको हम पढ़ेंगे यूनिडायरेक्शनल, तो सॉरी फॉर दैट, ये होगा यूनिडायरेक्शनल। तो हम देखेंगे कि जो जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र है उसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। तो ये जो है पूछ क्या रहा है हमसे, इसमें आपसे इसमें सही स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। एक सेकंड, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं तो हमें पूछा कि पूरा पढ़ने में कम से कम आसानी रहे, वैसे दिक्कत हो रही है। और अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि एनर्जी फ्लो इन द बायोस्फेरिक इकोसिस्टम इज साइक्लिक, यानी कि जैवमंडलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है चक्रीय होता है। सरासर गलत है। तीसरा कह रहा है रिलेटिव लॉस ऑफ एनर्जी इन नेचुरल इकोसिस्टम डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग ट्रॉपिक लेवल्स, यानी कि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ जो ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय यानी कि मतलब कि घटाव है, घटता जाता है। और अगला जो है वो कह रहा है कि स्पीसीज एट प्रोग्रेसिवली हाई मतलब कि हायर ट्रॉपिक लेवल्स अपीयर टू बी लेस एफिशिएंसी इन यूजिंग अवेलेबल एनर्जी, यानी कि जो प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ आप देखेंगे कि जो प्रजातियां हैं वो सुलभ ऊर्जा का उपभोग करने में दक्ष होती हैं। तो ये बात भी गलत है। इसका दरअसल जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है। तो ये प्रादेशिक सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन बना हुआ है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर है उससे एक दो क्वेश्चन उस टाइम पे पूछे गए थे। अब तो उत्तर प्रदेश के जीके से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। तो देख लीजिए क्या उस टाइम पे पूछा गया था। साध्यता अध्ययन को लेकर के पूछा गया था। अभी इसका कोई विशेष काम है नहीं तो मैंने बस देखने के लिए लगा दिया है। और ये इसको भी देख लीजिएगा अपना, उत्तर प्रदेश की जो उद्योग आधारित संरचना ऊर्जा उत्पादन विकास पर ध्यान लगा रहा है, ये सारी चीज़ें ठीक है। जो भारी निवेश है वो आर्थिक विकास को सुलभ बनाता है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। ये स्टेटमेंट हमेशा के लिए ठीक है। आगे अब हम देखेंगे, अब चूंकि समसामयिक जो घटनाएं हैं उनको हम लोग क्या देखेंगे, चूंकि हर साल करंट अफेयर बदलता है। तो अब हम देखते हैं विविध यानी कि मिसलेनियस से क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन मिसलेनियस से बना हुआ है भैया बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द लॉस ऑफ वल्चर पॉपुलेशन इन इंडिया। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो भारत में गिद्धों की कमी है उसका कौन सा कारण है। तो एक दर्द निवारक दवा होती है जो गिद्धों को दी जाती है, उसका नाम है, आप नीचे देखिए ये दिया हुआ है इसका नाम, और इसका जो नाम है ये है डाइक्लोफिनेक। इसको जो है देने से क्या होता है, जो पशु होते हैं अगर वो मर जाते हैं तो वो दवा का असर बना रहता है। अगर गिद्ध उसको खा लेते हैं तो जो है गिद्धों में जो उनकी किडनी होती है वो फेल हो जाती है, इसकी वजह से उनकी जल्द ही मृत्यु हो जाती है, 1-2 दिन में ही। तो आगे चल कर के गिद्धों को बचाने के लिए एशिया में एक शेव नामक कार्यक्रम चलाया गया, इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है, शेविंग एशियाज वल्चर्स फ्रॉम एक्सटेंशन। और आगे देखते हैं अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, और हाँ, गिद्धों के संरक्षण से लेकर के हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में महाराजगंज में एक मतलब कि कुछ बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, प्रजनन केंद्र है कोई, मतलब कि गिद्धों के संरक्षण के लिए महाराजगंज में एक प्रजनन केंद्र बनाया जा रहा है। देख लीजिएगा उसको, महाराजगंज में बन रहा है, ये मुझे पता है, इवन पता तो सभी है, बस थोड़ा अभी बताने में प्रॉब्लम हो रही है, देख लीजिएगा उसको। हम देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ मेगा डाइवर्स कंट्री, यानी कि किसको मेगा डाइवर्स कंट्री के रूप में जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रिया मत समझिएगा, ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है यहाँ पे, आंसर बी होगा।
और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब वो क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, आपको बताना है कि गलत कौन है इसमें। तो जो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ था 1979 में हुआ, ये ऐसा बोल रहे हैं। और दूसरा बोल रहे हैं कि जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है जिसका नाम है मतलब जिसको +5 कहा जाता है, ये 1997 में हुआ, ऐसा इनके द्वारा कहा जा रहा है। और तीसरा कह रहे हैं कि जो अर्थ समिट है, ऊपर वाला केवल प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन था, ये हमने थोड़ा गलत पढ़ लिया। दूसरा है कि फर्स्ट अर्थ समिट, यानी कि जो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन था उसको कह रहे हैं एजेंडा 21। और तीसरा है अर्थ समिट यानी +5, इसको बता रहे हैं 1997। और अगला कह रहे हैं कि जो कार्बन ट्रेडिंग है, ये एक सेकेंड, कार्बन ट्रेडिंग ये आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो भैया साफ गलत है, ये जो कार्बन ट्रेडिंग है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से नहीं आया। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है दरअसल ये ओजोन के संरक्षण से रिलेटेड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये जो कार्बन व्यापार या कार्बन ट्रेडिंग है ये कहाँ से आया, तो इसकी जो अवधारणा है ये क्योटो प्रोटोकॉल और ये कब हुआ था, तो ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है 1997 में हुआ। यहाँ से इसकी अवधारणा कार्बन ट्रेडिंग की आई, जबकि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ, सही बात है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन ये एजेंडा 21, ये भी ठीक है। और पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 में हुआ। और कार्बन ट्रेडिंग ये 1997 की घटना है, क्योटो प्रोटोकॉल। और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो ओजोन के संरक्षण से संबंधित है। इसी वजह से इवन जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है 16 सितंबर मतलब कि 1987 को हुआ था, इसी वजह से हम लोग 16 सितंबर को ओजोन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है हमारा, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ मोर देन 30% ऑफ इट्स टोटल एरिया अंडर नेशनल पार्क्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूटान। आज भी यही बात है, मतलब कि आज के डेट में भी भूटान ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, तो मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो हम देख लेते हैं जो मैच द फॉलोइंग में सबसे पहला क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया है गोल्डन ट्राइंगल यानी कि स्वर्णिम त्रिकोण। तो जो स्वर्णिम त्रिकोण है इसको हम लोग किससे मैच करेंगे, तो स्वर्णिम त्रिकोण को हम लोग मैच करेंगे जो ओपियम प्रोड्यूसिंग एरिया है साउथ ईस्ट एशिया का, ओपियम प्रोड्यूसिंग साउथ ईस्ट एरिया का जो मतलब कि है वो। और इसमें हम देखेंगे कि 3 क्षेत्र आएंगे, यानी कि 3 देश आते हैं, जिसमें आप देखेंगे म्यांमार और साथ में आप देखेंगे लाओस और इसके साथ साथ थाईलैंड। तो ये जो तीनों कंट्रीज़ हैं इनका ही एक मिलन बिंदु होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वर्णिम त्रिकोण कहते हैं। और ये लोग क्या काम करते हैं, तो इन लोगों का काम है जो ओपियम यानी कि जो अफीम होती है उसका उत्पादन। और अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है कि जो म्यांमार है वो अफ़गानिस्तान को पछाड़ करके ओपियम के प्रोडक्शन में टॉप पे पहुंच गया है। आगे क्या है, तो इसका हो जाएगा A का 2। बरमूडा ट्रायंगल ये आपने बहुत पढ़ा होगा, कहाँ पे है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। और सुदूर चावल का जो कटोरा है ये म्यांमार को कहते हैं, जबकि रेड बेसिन चाइना को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा A का 2, B का होगा 4 और C का आप देख रहे हैं 1। C का हो जाएगा 1 और D का होगा हमारा 3। तो 24-13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24-13 ऑप्शन B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज क्लोजली मीन्स कंट्री ऑफ 40 ट्राइबल्स, यानी 40 कबीलों का देश किसको बोला जाता है, तो किर्गिस्तान को बोलते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी मैच द फॉलोइंग में आ गया है और ये जनजातियों से संबंधित है, यानी कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनसे पूछ रहे हैं, यानी कि कौन सी ट्राइब है, कहाँ पाई जाती है और अपने भारत देश से रिलेटेड है। तो जो टोडा है ये तमिलनाडु में पाई जाती है। जो टोडा है वो आपको कहाँ मिलेगी, तमिलनाडु में मिलेगी टोडा। लेप्चा तो सिक्किम की ही बहुत फेमस जनजाति है, बिरहोर झारखंड की है और गारो मेघालय की है। याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी हर साल बनते हैं, चाहे फिर वर्ल्ड की ट्राइब्स पूछ ली जाए या अपने भारत देश की ट्राइब्स पूछ ली जाए, लेकिन बनते जरूर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए दिया हुआ है, ऐसे भी देख लीजिएगा। कह रहा है ध्वस्त नगर यानी घोस्ट टाउन की संज्ञा किसको नहीं दी जाती है। इसमें जो
मतलब कि 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि कौन है जिसको घोस्ट टाउन की संज्ञा नहीं दी जाती। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा चरखारी, यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शंस में चरखारी को घोस्ट टाउन की संज्ञा नहीं दी जाती, जबकि कुलधारा को घोस्ट टाउन कहते हैं, धनुषकोडी भी कहा जाता है और लखपत को भी कहा जाता है। तो ऑप्शन इज डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि विच एमंग्स द फॉलोइंग नाउ डिसाइड द ऑयल प्राइसिंग इन इंडिया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान में भारत में जो तेल की कीमत है उनका निर्धारण किनके द्वारा किया जाता है। तो ये हो जाएगा जो कंपनियां हैं, यानी कि ऑयल कंपनीज, तेल कंपनियों के द्वारा तेल की कीमतों का निर्धारण किया जाता है। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड इज अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ द न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड, यानी कि जो अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड है वो एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और एनटीपीसी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनटीपीसी। आगे देखते हैं, आने मतलब आज की क्लास ओवर ही होने वाली है, 2-4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो कांडला इज वेल नोन फॉर, यानी कि जो कांडला बंदरगाह है वो किसके लिए ज़्यादा फेमस है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, यानी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए कांडला बंदरगाह प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पे मिलेगा आपको, तो जो कांडला बंदरगाह है ये गुजरात का है और हाल ही में इसका नाम भी चेंज हो गया है। अभी कांडला जो बंदरगाह है इसका नाम बदल करके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, दीनदयाल बंदरगाह। और इसका नाम, ये जो दीनदयाल बंदरगाह किया गया है ये कब किया गया है, तो 2017 में किया गया था। और कांडला बंदरगाह की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, यानी कि 1950 में कांडला बंदरगाह की स्थापना हुई। और वर्तमान में यानी कि 2017 से इसका नाम क्या हो गया है, तो दीनदयाल बंदरगाह हो गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 145 नंबर का है। माइक ही नीचे गिर गया एक सेकेंड है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 19 नवंबर, जो 19 नवंबर है इज ऑब्जर्व्ड एज द, यानी कि 19 नवंबर को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ये हो जाएगा विश्व शौचालय दिवस। दिवस के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, देखना ज़रूरी है, स्पेशली जो है कौन से दिवस हम लोगों को देखना चाहिए, तो जो करंट अफेयर में आते हैं, इवन करंट अफेयर में ही दिवस पढ़ाए जाएंगे और क्या आसमान से तो आते नहीं हैं। अब इस तरह से करंट अफेयर, दैट मीन्स जो हाल ही में एकदम कोई नया दिवस घोषित हुआ हो, जैसे भाला फेंक दिवस, ये 2-4 साल के भीतर का है। अभी हाल ही में एक आलू दिवस मनाने की घोषणा की गई है, तो ये एकदम नया है। विश्व वीर बाल दिवस जो है ये भी 1-2 साल के बीच की घटना है। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं वो याद रखनी चाहिए। ओजोन दिवस को ज़रूर याद रखिएगा, और कुछ याद रखिए मत रखिए, लेकिन ओजोन दिवस ज़रूर रट्टा मार लीजिए, बहुत पूछा जाता है सच में। शायद ही 1 साल ऐसा बीत गया हो, शायद 2023 में ओजोन दिवस नहीं पूछा गया, बाकी तो हर साल ही आप देखेंगे पूछा ही जाता रहता है, उनको चैन नहीं आता इसको पूछे बिना। आगे देखते हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एज अ सोलर पावर प्लांट ऑफ 4000 MW कैपेसिटी इन प्लान टू बी सेट अप, यानी कि किन राज्यों में 400 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना है। तो उत्तर प्रदेश इसमें दिया नहीं है, हम लोग कहाँ मारेंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। इस ज़्यादातर क्या होता है कि कोई अगर स्कीम वगैरह पूछी जाती है तो एक संभावना रहती है कि मे बी यूपी की स्कीम हो, इस वजह से पूछा गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द नालंदा प्रोजेक्ट इज़ अ प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री। नालंदा परियोजना किस मंत्रालय की परियोजना है, ये थी हमारी, कौन सा मंत्रालय था, मेरे ख्याल से कल्चर होना चाहिए, तो सॉरी कल्चर नहीं है, अल्पसंख्यक मामलों का जो मंत्रालय है उनके द्वारा ये स्कीम चलाई गई थी या प्रोग्राम चलाया गया था। और अभी तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको रिन्यू भी कर दिया गया है, उसमें आई थिंक एडमिशन वगैरह भी स्टार्ट हो गया है, तो देखिए कोई लोग एडमिशन लेकर के। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे अपना बिहार बहुत फेमस है एजुकेशन के मामले में, तो क्या पता जो हाल ही में नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई गई है उसका भी नाम वो लोग फिर से डुबो न दें। हालांकि पहले तो वो बहुत ही ज़्यादा वर्चस्व वाली, दैट मीन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी थी, उसमें देश विदेश से लोग आते थे पढ़ाई करने के लिए। लेकिन जिस तरह से अभी हमारे देश की इवन
स्पेशली अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश और बिहार का एजुकेशन सिस्टम है उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा आस लगाना तो कोरी कल्पना जैसे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कुछ सुधार अचानक से हो जाएगा। नाम बड़ा होने से क्या होता है, अगर उसमें गुणवत्ता ही ना रहे तो नाम आप कुछ भी रख लीजिए, पता चला आपके पास ज़मीन 1 बीघे भी नहीं है, इवन 1 बिस्सा भी नहीं है और आपने अपना नाम रख लिया हुआ है भूमिचंद, लखपति चंद, तो ये सब अच्छा नहीं लगता ना। तो वैसे ही इसी वजह से बोल रहे हैं कि पता चला इतनी बेहतरीन यूनिवर्सिटी जिसमें लोग देश विदेश से पढ़ने आते थे, जिनकी आप देखेंगे कि मतलब आप देखेंगे जो पायान है उसने लिखा है कि 200 गाँव के राजस्व से उसका जो खर्च था वो चलता था, उसमें इतने सारे स्टूडेंट्स थे, हॉस्टल की व्यवस्था थी, इतने सारे टीचर्स थे और एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा था कि बिना किसी जो है एंट्रेंस के उसमें एडमिशन वगैरह भी नहीं दिया जाता था। तो इतनी हाई क्वालिटी की जो यूनिवर्सिटी है उसको पता चला अभी नाम वही लेकर के एकदम गोंद के रख दें जैसे अन्य यूनिवर्सिटीज़ हैं बिहार में, तो उस वजह से बोल रहे हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं। आगे देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो लोग इस तरह का काम ना करें, एक अच्छी यूनिवर्सिटी बने, देश विदेश में नाम हो उस यूनिवर्सिटी का। फिर से हम देखते हैं 184 जो क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड वर्चुअल क्लस्टर्स वेब पोर्टल, यानी कि निम्नलिखित में से किसने वर्चुअल क्लस्टर्स वेब पोर्टल प्रारंभ किया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो ये सारी चीज़ें ना उस टाइम के करंट अफेयर में रही होंगी तभी पूछी गई हैं और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये ज़्यादातर करंट अफेयर से ही लेकर के पूछे जाते हैं। अब आ गया है मैच द फॉलोइंग, और ये किससे पूछा गया है, तो ये जो मतलब संस्थाएं हैं जैसे WTO, IMF, सार्क और IDA, इन सबको बताना है कि ये लोग किस चीज़ से स्पेशली बिलोंग करते हैं। तो हम देख लेते हैं। जो WTO है इसको यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब इसका काम क्या है, तो ये इसका जो काम है वो हो जाएगा जनरली टू फॉरबिड द यूज़ ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस इन ट्रेड, यानी कि जो दूसरा मतलब कि सामान्यतः जो व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंध हैं उनके उपयोग को निषिद्ध करना, यानी कि मना करना। तो 1 का तो हो जाएगा 2 एकदम सही है। दूसरा IMF यानी कि इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है, इसका क्या काम है, तो इसका काम हो जाएगा भुगतान संतुलन में असंतुलन ठीक करने के लिए वित्त प्रदान करना, यानी टू प्रोवाइड फाइनेंस टू करेक्ट इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। आगे देखते हैं जो सार्क है, ये सार्क क्या है, तो सार्क दक्षिण एशियाई जो देश हैं उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक संगठन का मतलब गठन किया गया है। और जो IDA है ये नम्य ऋणों की स्वीकृति देता है, यानी कि सैंक्शंस ऑफ सॉफ्ट लोन्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा A का 2 और B का होगा 1, C का होगा 4 और D का हो जाएगा 3, यानी कि 2 1 4 3 21 43। तो 21 43 आपको मिल जाएगा ऑप्शन C में। और आ गया है आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम एम्स फॉर इट्स कंप्लीशन बाई 2 अक्टूबर 2019, यानी कि निम्न कार्यक्रमों में से कौन सा है जो 2 अक्टूबर 2019 तक पूरा कर लेने का उद्देश्य रखता है। तो ये था भैया स्वच्छ भारत मिशन। तो ये ना तो उस टाइम पूरा हुआ ना आज पूरा हुआ है, पूरा होने की आस भी नहीं है, क्योंकि सरकार अकेले कितना जो है स्वच्छता पे ध्यान देगी, जब पब्लिक जब तक कोई काम नहीं करेगी, सरकार कितनी भी योजना परियोजना ला ले भैया उसका फेल होना तय है। हम लोगों को अपने लेवल पे प्रयास करने होंगे, तभी सरकार के द्वारा लाया गया कोई भी प्रयास सक्सेसफुल हो पाएगा। तो चलिए ये रहे आज के अपने क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा और क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जो हमारी लूसेंट की सीरीज़ है उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। उसमें हमने अभी एशिया जो महाद्वीप है जो बुक में दिया हुआ है वो सब पढ़ा दिया है। बिगनर की थियरी मैंने खुद से बताया है और साथ में अब हम यूरोप और अफ्रीका का, आज हो सकता है शाम तक वीडियो मिल जाए, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप का। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। बाय बाय।